हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को जाना था, जिसके लिए हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। और हमारा फॉर्मूला क्या आया था, K प्लस वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसका जो सम होता है या जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो आपकी हमेशा नियत यानी कांस्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या मानते हैं हम कि एक बॉडी है, एक वस्तु है, वो जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की ओर गिर रही है। या हम ये मान लेते हैं कि हम पहले वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे या लेके जा रहे हैं ए से बी बिंदु की ओर, और मिड में एक पॉइंट है सी। इस सी बिंदु की दूरी ए से तो हम x मान लेते हैं और बी से हम मानेंगे h माइनस एक्स। और यहाँ पर a और b के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, h। ठीक है, तो a b की दूरी h मान लेते हैं। c बिंदु पर जो है h माइनस एक्स, ठीक है, नीचे से बॉटम से b से, और a से x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी यानी जो है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपके परिवर्तित हो रहे हैं, और किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपकी कांस्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु ए की। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट पॉइंट ए, यानी बिंदु ए पर अगर हम बात करें तो बिंदु ए की अगर हम बात करते हैं तो बिंदु ए कहाँ पर है। अगर हम ए बिंदु की बात करें तो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो h है, यानी ए बिंदु बेस से h हाइट पर है या h ऊंचाई। ठीक है, अगर हम बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए पर, ठीक है, बिंदु ए पर जो है अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर निर्भर करती है, स्पीड के ऊपर। और यहाँ पर v का मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे v इक्वल्स टू 0। v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहाँ पर, a बिंदु पर। तो जब v का मान 0 हो जाएगा तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी a बिंदु पर वो होगी आपका हाफ m v का स्क्वायर यानी हाफ m 0 का स्क्वायर यानी 0। यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, इसका मान क्या आया है, 0 आया है, यानी 0 आया। अब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा, तो A बिंदु B से h ऊंचाई पर है, और आप ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सतह से जो है वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, यानी वो कितनी ऊंचाई पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। h क्या है, हाइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर, एट पॉइंट ए बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा ए बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, तो कितना होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी, बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी यानी 0
पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh की। तो यानी जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे आई है, मैकेनिकल एनर्जी, इसकी वैल्यू कितनी आई है, mgh। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है, एट पॉइंट बी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया है। तो पहला या ए आपका एक्सप्रेशन ये आया है कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर, एट पॉइंट ए कितना आया है, mgh। और mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। अब यहाँ पे जो है, अगर हम माने कि वस्तु जो है नीचे आ रही है और बी बिंदु पर क्या करती है, सतह से टकराती है, तो जो बी बिंदु है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी बिंदु है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपका h का मान 0 होगा। तो जब यहाँ पे h का मान 0 है तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप लिखेंगे एट पॉइंट बी, यानी बी बिंदु पर, बी बिंदु पर क्या है, h का मान 0 है, सतह से जो आपकी वस्तु है उसकी ऊंचाई का मान क्या है, 0 है, h की वैल्यू 0 है। तो जब h की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी आपकी mg इंटू 0, यानी mg 0 यानी कि आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का मान क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला है 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मान लीजिए वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, यानी क्या हो रहा है, वो ऊपर रुक गई थी फिर वो नीचे की ओर आ रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपके 0 होगी। तो यहाँ पे आप u का मान 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 0, यानी 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ठीक है, या वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपका गतिज ऊर्जा हाफ m v का स्क्वायर, यानी हाफ m 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी mgh, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, इसे आप तीसरी इक्वेशन मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी को, और ये आपकी हो गई चौथी इक्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है, काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh है, यानी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू mgh। B बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा बराबर कितना है आपका mgh, इसको हम मान लेते हैं E3। ठीक है, और ये है आपका E2, इसको आप E2 मान लीजिए। ठीक है, तो E2 आपका mgh आया, और सॉरी E1 मान लीजिए, और E3, E1 और E3 आपका क्या आ गया, mgh। ठीक है,
ये एक्सप्रेशन ए है, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर बी है। ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं सी बिंदु की। सी बिंदु की अगर हम बात करें, सी बिंदु की सतह से जो ऊंचाई है वो h माइनस एक्स है और ए बिंदु से x है। ठीक है, यानी ए से x की दूरी पर है नीचे की। सबसे पहले हम यहाँ पे v का मान निकालते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट पॉइंट सी, यानी सी बिंदु पर, सी बिंदु पर, सी बिंदु पर फॉर्मूला क्या है हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। यहां पर अगर हम बात करें u का मान 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वस्तु है वो हम मान रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो यहाँ पे u का मान 0 होगा। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि v का मान v डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे v को हम v डैश ले लेते हैं, v को v डैश का स्क्वायर, u 0 हो गया। ठीक है, तो 0 रख देंगे। अब h की बात करें, ठीक है, h की बात करें तो h कितना है, बेस से लेंगे h माइनस एक्स। ठीक है, h माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा v डैश का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू एम जी h माइनस एक्स। v डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी h माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम, v डैश का स्क्वायर ले लेंगे, हाफ एम यहाँ पे आपका ये 2as होगा। ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा 2gh। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 2gh माइनस एक्स होगा, h डैश ले लीजिए, तो ये 2gh माइनस एक्स, तो ये हाफ एम v डैश का स्क्वायर, v डैश का स्क्वायर यानी, ठीक है, 2gh माइनस एक्स। ठीक है, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, तो वी डैश के स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 2gh माइनस एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम जी एच माइनस एक्स, ये आपका काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। यहाँ पे ये आपका h होगा, यहाँ पे h माइनस एक्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका होगा x। क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ x, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे x दूरी जो है ये चला है, तो यहाँ पे आपका mgx हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी mgx हो जाएगी। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो हाइट के ऊपर निर्भर करती है, तो h माइनस एक्स यहाँ पे हाइट हो जाएगी, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh माइनस एक्स होगी। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे हमें मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस एक्स, काइनेटिक एनर्जी है mgh। ठीक है, x mgx, mgx। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप h लिखोगे, बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर किया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया है वस्तु ने, x डिस्टेंस, तो इसलिए यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। अब हम इसको आगे कर लेते हैं, ये mgh माइनस mgx प्लस mgx।
दोनों कैंसिल, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा mgh। तो आप लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट सी, यानी क्या है ये आपका E2 mgh, ये एक्सप्रेशन नंबर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए, बी और सी जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ए एक्सप्रेशन, बी एक्सप्रेशन, ठीक है, और सी एक्सप्रेशन जो हमारा आया है, तीनों की वैल्यू mgh आई है, तीनों की वैल्यू क्या आई है mgh। देखिए ये भी, यहाँ पे ये भी, और नेक्स्ट ये भी आपकी क्या आई है mgh, यानी तीनों एनर्जी बराबर है, यानी E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E3। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया है, नोट कर दीजिए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो आपका यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ठीक है, तो क्या होता है, एक साइक्लिस्ट है वो 10 मीटर में क्या आता है, रुकता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। इस प्रक्रिया में साइकिल पर जो आपका लोड पड़ता है या जो बल लगता है वो 200 न्यूटन का बल है एंड इज डायरेक्टली ऑपोज टू द मोशन, और ये मोशन के विपरीत लगता है। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। सबसे पहले आपको बताना है कि रोड ने साइकिल पर कितना कार्य किया है। हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, कितना वर्क, कितना कार्य साइकिल ने रोड पर किया है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है उसे नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, फोर्स दिया गया है, और क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है। ठीक है, जो दिया गया है इसे लिखेंगे। क्या कहा गया है कि साइक्लिस्ट के द्वारा बल लगाया गया, तो फोर्स अप्लाइड बाय द साइक्लिस्ट ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय द साइक्लिस्ट, यानी जो साइक्लिस्ट है उसके द्वारा जो बल लगाया गया है कितना है, 200 न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ठीक है, ब्रेक के कारण विस्थापन, ब्रेक के कारण विस्थापन, ठीक है, कितना विस्थापन हुआ है, 10 मीटर। यानी यहाँ पे आपके पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आपको दिए। अब इस चीज को आपको समझना है कि साइकिल तो इस तरीके से चल रही थी, ठीक है, चल इस तरीके से रही थी, तो इसको रोकने के लिए जो बल लगाया गया वो किधर लगाया गया होगा, इसके विपरीत दिशा, यानी इस तरफ। विपरीत दिशा में क्या करा गया, बल लगाया गया। गाड़ी उधर जा रही थी, साइकिल उधर की तरफ जा रही थी, ब्रेक लगाया गया विपरीत दिशा में। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर। डिस्प्लेसमेंट आपका इधर, एक्स आपका इधर, एफ आपका इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री।
ठीक है, 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना, यानी थीटा का मान यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विस्थापन तथा बल के बीच का कोण, यानी थीटा कितना है 180 डिग्री। सबसे पहले क्या निकालना है, कार्य, वर्क। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ का मान कितना है यहाँ पे 200, एक्स का मान 10। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स ले लेते हैं, एस ही ले लेते हैं। एफ की वैल्यू है आपकी 200, एस की वैल्यू है आपकी 10, कॉस थीटा यानी कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये जाएगा 200 गुणा 10 गुणा -1 यानी -2000 जूल या -2 किलो जूल। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रोड के द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य साइकिल पर किया गया कार्य -2 किलो जूल है। ठीक है, ये आ जाएगा, नोट करें। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। क्या कहा गया है सेकंड पार्ट में, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन रोड, यानी साइकिल के द्वारा रोड पर कितना कार्य किया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बल की, तो साइकिल के द्वारा रोड पर जो बल लगाया गया है वो उतना ही होगा जितना कि जो है रोड के द्वारा साइकिल पर जो बल लगा है वो होगा, लेकिन डायरेक्शन विपरीत होगी, यानी -200 न्यूटन। तो आप लिखेंगे रोड के द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल अच्छा, साइकिल का रोड पर, साइकिल के द्वारा रोड पर लगाया गया बल, साइकिल के द्वारा रोड पर लगाया गया बल। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय साइकिल ऑन रोड। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, सेम होगा, पर कितना होगा 200 न्यूटन। तो यहाँ पे नेगेटिव में होगा 200 न्यूटन, क्योंकि विपरीत दिशा में होगा।
अब अगर हम बात करें रोड की, तो रोड पर बल लगाया गया साइकिल के द्वारा, लेकिन इसके द्वारा कोई भी विस्थापन नहीं हुआ। यानी जो विस्थापन होगा इस केस में, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये एफ तो ये हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश ले लीजिए, पर एक्स डैश क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, वर्क डन -200 इंटू 0 यानी 0, यानी किया गया कार्य 0, या आप लिखेंगे साइकिल के द्वारा रोड पर लगाया गया बल 0 है। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ऑपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं, बारिश की बूंदें जो होती हैं वो नीचे की ओर गिरती है। किधर गिरती है, नीचे की ओर गिरती है, और किसके प्रभाव में गिरती है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है। ठीक है, द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ 1 ग्राम। क्या कहा गया है कि आपको क्या करना है, एक ड्रॉप लेना है, एक बूंद लेनी है जिसका वेट कितना है, 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 1 किलोमीटर, जो कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है। इट हिट द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ये क्या करता है, ये जो है ग्राउंड पे गिरता है, और किस स्पीड से गिरता है, 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना कार्य किया गया है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। दूसरा पूछा गया है कि जो अननोन रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है उसके द्वारा कितना कार्य किया। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहा है कि बारिश की बूंद गिर रही है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रही है, स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल है आपकी, ठीक है, और आपके जो है, जो आपका ये है ग्रेविटेशनल जो रेजिस्टिव फोर्स है, ये आपकी स्पीड के प्रोपोर्शनल है, और जो ड्रॉप की मास है यानी बूंद का जो द्रव्यमान है वो दिया गया है, कितनी ऊंचाई से गिर रही है वो दिया गया है, किस स्पीड से हिट करती है ग्राउंड को वो दिया गया है। तो आपसे कार्य पूछा गया है कि कितना कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया। ठीक है, सबसे पहले आपका ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, क्या दिया गया है, सबसे पहले मास ऑफ ड्रॉप यानी बूंद का द्रव्यमान, मास ऑफ ड्रॉप यानी स्मॉल एम कितना है, 1 ग्राम, या आप इसे किलोग्राम में लिख लीजिए, 10⁻³ kg। ठीक है, 10⁻³ kg। नेक्स्ट क्या बोला है कि हाइट कितनी है। ठीक है, हाइट कितना है, कितनी ऊंचाई से गिरती है, 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी 10⁻³ मीटर की ऊंचाई से ये गिरती है। और क्या दिया गया है, स्पीड, स्पीड ऑफ द ड्रॉप,
बूंद की चाल v कितनी है 50। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है, नोट करेंगे। सबसे पहले क्या पूछा गया है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य किया गया। तो आप लिखेंगे ए पार्ट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, mgh होगा। m कितना है 10⁻³ g है 9.8, h है 10⁻³ यानी 9.8 जूल यहाँ पे कार्य किया गया है, नोट करें। तो ये आपको इस तरीके से करना है, वर्क डन आप इस तरीके से निकालेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो इसका दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स, इसे आप होमवर्क से करके आएंगे, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आई होप जितना आज आपको पढ़ाया गया है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।